नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस को समझने की कोशिश करेंगे जो एक हत्या के मामले से शुरू होकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। ये कहानी पुलिस की जांच और अदालत के अधिकारों के बीच एक बहुत ही अहम सवाल उठाती है। सवाल ये है कि जब पुलिस किसी को केस से बाहर कर दे तो क्या अदालत के पास उसे वापस बुलाने की शक्ति है? चलिए जानते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2018 में कानपुर से। एक महिला की हत्या हो जाती है। जब एफआईआर दर्ज होती है तो उसमें एक ही संदिग्ध का नाम होता है, अजय। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, कुछ गवाह एक दूसरे शख्स का नाम लेते हैं, कल्लू नट, और बस यहीं से ये पूरा मामला उलझना शुरू हो जाता है। तो देखिए हुआ क्या था। नवंबर 2018 में हत्या हुई। जांच में कल्लू नट का नाम तो आया, लेकिन क्राइम ब्रांच ने उसे क्लीन चिट दे दी। फिर फरवरी 2019 में पुलिस ने सिर्फ अजय के खिलाफ चार्जशीट फाइल की और कल्लू नट को पूरी तरह से केस से बाहर कर दिया। लेकिन पीड़ित परिवार ने हार नहीं मानी। उन्होंने सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाया और मांग की कि कल्लू नट को भी आरोपी बनाया जाए। और यहीं से ये मामला एक आम हत्या के केस से कहीं ज्यादा बड़ा बन गया। अब ये कानूनी दुविधा थी। सवाल सिर्फ अपराध का नहीं था, बल्कि खुद अदालत की शक्तियों का था। तो ट्रायल कोर्ट ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। उसने किसी भी गवाह की गवाही शुरू होने से पहले ही सिर्फ पुलिस की फाइल में जो कागजात थे, उन्हीं के आधार पर कल्लू नट को बतौर आरोपी समन भेज दिया। और इसी एक फैसले ने एक लंबी कानूनी लड़ाई की नींव रख दी। तो पूरा का पूरा मामला अब इस एक सवाल पर आकर टिक गया था। क्या कोई अदालत बिना किसी गवाह को सुने सिर्फ पुलिस की फाइल के आधार पर किसी ऐसे शख्स को आरोपी बना सकती है जिसे पुलिस खुद छोड़ चुकी हो? यही वो कानूनी पहेली थी जिसे सुलझाने का काम सुप्रीम कोर्ट को करना था। देखिए, इस पूरी बहस को समझने के लिए कानून की दो धाराओं को जानना जरूरी है। एक है धारा 193, जो कोर्ट को ट्रायल शुरू होने से पहले किसी को बुलाने की ताकत देती है, और दूसरी है धारा 319, जो ट्रायल शुरू होने के बाद अगर कोई नया सबूत सामने आता है तब किसी को बुलाने की इजाजत देती है। ट्रायल कोर्ट ने पहली वाली शक्ति का इस्तेमाल किया, जबकि याचिकाकर्ता का कहना था कि नहीं, अदालत को दूसरी वाली शक्ति के लिए इंतजार करना चाहिए था। अब इस पूरी कानूनी बहस के केंद्र में एक शब्द है, और वो है संज्ञान, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉग्निजेंस। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, इसी पर पूरा केस टिका हुआ था। याचिकाकर्ता का सबसे बड़ा और सबसे अहम तर्क यही था। उनका कहना था कि कानून के मुताबिक किसी भी अपराध का संज्ञान सिर्फ और सिर्फ एक बार ही लिया जा सकता है। ये सुनने में तो एक सीधा सा नियम लगता है, लेकिन इसी नियम ने इस पूरे कानूनी संघर्ष को जन्म दी। वैसे ये जानना भी काफी दिलचस्प है कि कॉग्निजेंस शब्द आया कहाँ से। ये लैटिन और फ्रांसीसी भाषा से आया है और इसका मतलब होता है जानना या किसी चीज से परिचित होना, और ये हमें इसके कानूनी मतलब को समझने में भी मदद करता है। तो फिर ये संज्ञान लेना है क्या? अगर बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो ये वो पल है जब कोई अदालत किसी केस की फाइल को पहली बार देखती है और कहती है, हाँ, इस मामले में कुछ तो है और इस पर कानूनी कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। ये सिर्फ कागजात लेना नहीं है, बल्कि पहली बार केस पर न्यायिक दिमाग लगाने की प्रक्रिया है। हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 190 के हिसाब से कोई भी क्रिमिनल केस 3 तरीकों से शुरू हो सकता है। पहला, कोई आम नागरिक सीधे मजिस्ट्रेट से शिकायत करें। दूसरा, पुलिस अपनी जांच पूरी करके चार्जशीट दाखिल करे। और तीसरा, मजिस्ट्रेट को कहीं और से जानकारी मिले और वो खुद ही कार्रवाई शुरू कर दें। इस केस में मामला दूसरे रास्ते यानी पुलिस रिपोर्ट से शुरू हुआ था। तो अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानूनी गुत्थी को आखिर सुलझाया कैसे? चलिए उनके तर्क को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। याचिकाकर्ता का तर्क एक सीधी लाइन में था। उनका कहना था, देखिए, सबसे पहले मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पे संज्ञान लेता है, फिर वो केस को ट्रायल के लिए सेशंस कोर्ट को कमिट यानी सुपुर्द कर देता है। अब क्योंकि संज्ञान तो एक बार लिया जा चुका है, तो सेशंस कोर्ट दोबारा उसी केस का संज्ञान नहीं ले सकता। इसीलिए सेशंस कोर्ट के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो गवाही शुरू होने का इंतजार करे और फिर धारा 319 के तहत किसी को बुलाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात साफ की। कोर्ट ने कहा कि जब एक मैजिस्ट्रेट किसी केस को सेशंस कोर्ट को सुपुर्द करता है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सेशंस कोर्ट के हाथ बंद गए हैं। ये प्रक्रिया का अंत नहीं है।
और यही इस पूरे केस का सबसे अहम मोड़ था। सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि सेशंस कोर्ट के पास धारा 193 के तहत एक स्वतंत्र शक्ति है। जैसे ही केस उसके पास आता है, वो सिर्फ पुलिस के आखिरी नतीजे को देखने के लिए बाध्य नहीं है। वो पूरी की पूरी केस फाइल, सारे बयान, सारे सबूतों को खंगाल सकता है और ट्रायल की बिल्कुल शुरुआत में ही ये तय कर सकता है कि असल में मुकदमे का सामना किसे किसे करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला क्या था? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि इस एक फैसले का हमारी पूरी न्याय व्यवस्था के लिए क्या मतलब है? फैसला बिल्कुल साफ था। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को सही ठहराया। उन्होंने ये तय कर दिया कि हाँ, एक सेशंस कोर्ट ट्रायल शुरू होने से पहले भी सिर्फ पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर किसी भी व्यक्ति को आरोपी के तौर पर बुलाने के लिए धारा 193 का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये फैसला इतना जरूरी क्यों है? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, ये अदालत को पुलिस की जांच पर एक तरह का चेक और बैलेंस रखने की शक्ति देता है। दूसरा, ये सुनिश्चित करता है कि अगर किसी के खिलाफ सबूत हैं तो वो सिर्फ इसलिए नहीं बच सकता क्योंकि पुलिस ने उसका नाम चार्जशीट में नहीं डाला। और तीसरा, इसने एक पुराने कानूनी कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और अदालतों को न्याय करने का एक साफ रास्ता दिखाया। आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। एक अच्छी न्याय व्यवस्था के लिए पुलिस की जांच की शक्ति और अदालतों की निगरानी के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी न्याय प्रणाली हमेशा ढूंढती रहेगी।